A very good morning, students. Welcome to the online classes of RRB Group of Schools. In second lecture, all of you are heartily welcome. So today, we shall see the method of combination of two or more simple sentences for making a new simple sentence. In previous class, we have discussed about the definition of synthesis, about the meaning of synthesis, about definition of simple compound or complex sentences, and we have also learned the 8 methods of combine two or more simple sentences for making a new simple sentence. So today we shall solve the examples of given exercise with the help of participles. Let's see. The tiger was hungry. Stop. He killed a goat. Next one. The people saw the flames. The people saw the flames. Full stop. They ran towards the burning house. Next one. I saw a man. He was smoking a cigar. Next, a funny fox saw some grapes. They were hanging from a vine. Next one. I saw a man. Full stop. He was blind. Another example. She swept the room. She lay down to take rest. So students, let's solve these examples. जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था बेटा पार्टिसिपल के बारे में कि पार्टिसिपल इज ऑफ 3 काइंड से 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। और मैंने सबका क्लैरिफिकेशन भी दिया था बेटा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों बेटा S1 इक्वल टू S2 होता है, दोनों में ही S1 इक्वल टू S2 होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि व्हाट इज S1 एंड व्हाट इज S2। तो पहले टुकड़े का जो सब्जेक्ट है, जो रीजन बताने वाले टुकड़े का सब्जेक्ट होता है, उसको हम S1 कहते हैं, और जो रिजल्ट बताने वाले टुकड़े का सब्जेक्ट होता है उसको हम S2 कहते हैं। और मैंने आपको पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बताया था बेटा कि पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि जो O1 होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बेटा S2 में, यानी जो पहले टुकड़े का ऑब्जेक्ट होगा वही दूसरे टुकड़े का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आइए देखते हैं बेटा कि कैसे पार्टिसिपल की हेल्प से हम इन एग्जांपल्स को सॉर्ट आउट करते हैं बेटा। लेट्स सी। द टाइगर वाज हंग्री, ही किल्ड अ गोट। द टाइगर वाज हंग्री, ही किल्ड अ गोट। आइए देखते हैं बेटा सब्जेक्ट क्या है, द टाइगर वाज हंग्री। दूसरा सब्जेक्ट क्या है बेटा, ही किल्ड अ गोट। अब हंग्री, द टाइगर वॉज हंग्री, शेर भूखा था। ही किल्ड अ गोट, उसने एक बकरी को मार दिया। आप ये आसानी से देख सकते हैं बेटा कि भूखा होना था कारण, भूखा होना था क्या बेटा, कारण, और गोट को मारना क्या था उसका रिजल्ट। तो आप ये कह सकते हैं कि बोथ सेंटेंसेस आर रिलेटेड विथ रीजन एंड रिजल्ट। दोनों टुकड़े आपस में रीजन और रिजल्ट से क्या है बेटा, रिलेटेड है। और जो टुकड़ा रीजन बताए उसके सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, S1, और जो रिजल्ट बताए उसके सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, S2। अब देखिए S1 और S2 भी इक्वल है, क्यों? बिकॉज द प्रोनाउन ही स्टैंड्स फॉर द टाइगर, इट मीन्स वी कैन से दैट S1 एंड S2 आर इक्वल।
इस तरह से हम ये कह सकते हैं ना कि S1 और S2 क्या है, आपस में इक्वल है। तो अब अगर भूखा होना है कारण और गोट को मारना है उसका रिजल्ट, तो बेटा जो टुकड़ा कारण बता रहा हो उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इंक्लूड करके उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो कोई जो है वर्ब दिख नहीं रही है, बट ऑल ऑफ यू आर फॉरगेटिंग अबाउट ए थिंग बेटा, कि जो इंग्लिश की सबसे बेसिक वर्ब होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, बी। ठीक है ना, इसी के तो फॉर्म चलते हैं ना, जैसे इज एम आर होता है, वॉज वर होता है और बीन होता है। तो अगर ये बी इसका बेसिक फॉर्म है तो इसके बेसिक फॉर्म को आप लिखिए बेटा और उसमें आईएनजी इंक्लूड कर दिए तो क्या बन गया, बीइंग ही तो बना ना। लेकिन कहा क्या जाता है बेटा कि अगर वॉज या वर जैसी हेल्पिंग वर्ब मिल रही हैं तो हम उसे ये डायरेक्ट कह देते हैं कि उसे हम बीइंग में कन्वर्ट कर देते हैं। बट दिस इज द रीजन बिकॉज द बेसिक फॉर्म ऑफ वॉज वर इज बी एंड वी हैव टू इंक्लूड आईएनजी हियर, इसलिए हमने यहाँ पर बीइंग को इंक्लूड किया। अब बेटा अगर हमने इसको पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर दिया है तो सब्जेक्ट से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, और बाकी जो टुकड़ा बच रहा है आप लिखना स्टार्ट कीजिए। बीइंग हंग्री, फुल स्टॉप के प्लेस पर हमने कॉमा को मेंशन किया। और अगर पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर क्रीचर के लिए बेटा नाउन और प्रोनाउन दोनों को यहाँ पर इंस्ट्रक्ट किया गया हो, दोनों को मेंशन किया गया हो, तो उस समय हम प्रोनाउन को लीव आउट कर देते हैं और प्रोनाउन के प्लेस पर लिखते किसे हैं, नाउन को। तो द आंसर विल बी being hungry, the tiger killed a goat. Got it? Okay. The people saw the flames. They ran towards the burning house. The people saw the flames. लोगों ने लपटें देखी, वो जलते हुए घर की ओर क्या किए बेटा, दौड़ पड़े। तो लपटों को देखना है रीजन, और जलते हुए घर की ओर दौड़ना क्या है, उसका रिजल्ट है। तो रीजन बता कौन सा सेंटेंस रहा है बेटा, ये। और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है बेटा, द पीपल। तो इसे हम S1 मान लेंगे। और रिजल्ट बताने वाले टुकड़े का सब्जेक्ट कौन है बेटा, दे। इसे हमने क्या मान लिया, S2। ठीक है। अब रीजन जो टुकड़ा बता रहा है बेटा, उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम V1 कहते हैं, उसके V1 में आईएनजी जोड़ने पर ही तो पार्टिसिपल बनता है। क्यों? क्योंकि हिंदी में इसका अर्थ मैंने बताया था बेटा कि कर या कर के निकलता है। तो व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ सा, सॉ की फर्स्ट फॉर्म बेटा क्या होती है, सी। और आईएनजी इंक्लूड किए तो क्या हो गया, सीइंग, यानी देख कर। लास्ट में कर शब्द आ रहा है ना, तो सी। आगे बेटा लिखिए, सीइंग द फ्लेम। और मैंने आपको बताया था कि फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन और फॉर ए पर्टिकुलर क्रीचर, इफ वी आर फाइंडिंग बोथ नाउन एंड प्रोनाउन, सो वी हैव टू लीव आउट प्रोनाउन फ्रॉम देयर एंड यूज नाउन एट द प्लेस ऑफ प्रोनाउन। करना क्या है, ये दे प्रोनाउन बेटा किसके लिए आया था, द पीपल के लिए। अगर ये दोनों वर्ड एक दूसरे के लिए ही रिलेटेड है तो हमें क्या करना है, दे के प्लेस पर लिखना क्या है, कॉमा लगाकर बेटा, द पीपल। The people ran towards the burning house. Next example बेटा, I saw a man. I saw a man. He was smoking a cigar. आइए देखते हैं बेटा, S1 क्या है, I. S2 क्या है बेटा, he. एक चीज तो हमें ये कंफर्म हो गई कि S1 इज नॉट इक्वल टू S2। S1 इज नॉट इक्वल टू S2। और अभी तो हम बेटा उस मेथड तक पहुंचे नहीं हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इन अ सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही मेथड ऐसी है जिसमें S1 इज नॉट इक्वल टू S2। और वो मेथड कौन सी होती है बेटा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि पास्ट पार्टिसिपल भी बहुत बड़ा इल्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा कि क्या ये कंडीशन तो जनरेट नहीं हो रही है। और वो कंडीशन कौन सी है बेटा, कि O1 विल बी कन्वर्टेड इनटू S1। जो पहले टुकड़े का ऑब्जेक्ट है वो दूसरे टुकड़े का सब्जेक्ट बन जाता है। और अगर ये कंडीशन जनरेट हो रही है तो 100% वो पास्ट पार्टिसिपल से रिलेटेड है। कैसे, आइए देखते हैं बेटा। O1 विल बी कन्वर्टेड इनटू S2। कैसे, देखिए, आई सॉ अ मैन, मैं एक आदमी से मिला, ही वॉज स्मोकिंग अ सिगार, वो एक सिगार पी रहा था। ये ही प्रोनाउन बेटा किसके लिए स्टैंड कर रहा है, किसके लिए रिफर कर रहा है, मैन के लिए। यानी O1 इज कन्वर्टिंग हियर इनटू S2। और अगर ये कंडीशन जनरेट हो रही है तो 100%
100% द एग्जाम्पल विल बी सॉल्व बाय पास्ट पार्टिसिपल। और कैसे, आइए देखते हैं। मैंने आपसे कहा था कि O1 विल बी कन्वर्टेड इनटू S2, जो पहले टुकड़े का ऑब्जेक्ट होगा वही दूसरे टुकड़े के सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस ऑब्जेक्ट की विशेषता को बताने के लिए, उसे मॉडिफाई करने के लिए दूसरे टुकड़े में बेटा या तो कोई एडजेक्टिव होगा और या तो कोई वर्ब मिलेगी। तो एडजेक्टिव तो आप पहचान ही लेंगे, और वर्ब को पहचानना उससे भी ज्यादा इजी होता है। क्यों? जिन शब्दों का अर्थ निकालने पर नाना आए, नाना मीन्स ग्रैंडफादर नहीं बेटा, ना, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, जीना मरना, लड़ना झगड़ा, है ना, तो अंत में क्या नाना आ रहा है ना। वैसे ही बेटा स्मोक मीन्स क्या होता है, धूम्रपान करना, इसमें भी नाना जी आ रहे हैं। तो करना क्या है, इट मीन्स दैट वर्ब इज मॉडिफाइंग हियर द गिवन ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट पेज। यहां पर जो वर्ब है बेटा वो O1 को मॉडिफाई कर रही है, और अगर वर्ब उस ऑब्जेक्ट की विशेषता को बता रही है तो जब भी वो आती है वो अपने पूरे घर घराने के साथ ऑब्जेक्ट के बाद चली आती है। तो होगा क्या, आई सॉ अ मैन। हमें इस S2 से कोई मतलब नहीं है, वर्ब से स्टार्ट कीजिए बेटा, स्मोकिंग अ सिगार। और अगर यहीं पर एडजेक्टिव मॉडिफाई करना होता O1 को तो क्या होता बेटा, इफ, मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था लेक्चर फर्स्ट की क्लास में कि इफ एडजेक्टिव इज मॉडिफाइंग द गिवन ऑब्जेक्ट तो वी हैव टू राइट इट बिफोर द गिवन ऑब्जेक्ट, एंड इफ द वर्ब इज मॉडिफाइंग द ऑब्जेक्ट तो वी हैव टू राइट आफ्टर द ऑब्जेक्ट। तो अगर वर्ब जो है मॉडिफाई करे बेटा तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद लिखना है, और अगर एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा हो ऑब्जेक्ट को तो उसे ऑब्जेक्ट से पहले लिखना है। क्लियर है? So next example beta, a funny fox saw some grapes, they were hanging from a vine. So what is S1 beta? A funny fox, and where is S2 beta? They। देख लीजिए क्या बेटा, ये they pronoun जो है funny fox के लिए आया है? नहीं, because person number is quite different, नंबर का जो है डिफरेंस पड़ रहा है। तो अब ये आया किसके लिए है? The pronoun they stands here for grapes. It means O1 is converting into S2. तो कौन सी मेथड से बेटा सॉल्व होगा? डेफिनेटली पास्ट पार्टिसिपल से सॉल्व होगा, और पास्ट पार्टिसिपल से अगर सॉल्व होगा तो आइए देखते हैं। A funny fox saw some grapes। अब इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कौन कर रहा है बेटा? देखिए, हैंग मीन्स होता है लटकना, ना शब्द आ रहा है ना, हाँ ठीक है। अगर ना शब्द बेटा यहां पर आ रहा है तो इसका मतलब वर्ब इज मॉडिफाइंग हियर, और वर्ब अगर मॉडिफाई कर रही तो अपने पूरे घर के साथ आएगी ना। तो व्हाट विल बी द आंसर? अ फनी फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन। नेक्स्ट, आई सॉ अ मैन। आई सॉ अ मैन, मैं एक आदमी से मिला, ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था। इस मैन के लिए बेटा प्रोनाउन दूसरे में क्या आया? ही। इट मीन्स द प्रोनाउन ही स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। तो O1 is converting into S2. It means it will be solved by past participle. So what will be the answer? Who is modifying here the object? Blind, andha. It means adjective. So if the adjective is modifying the object, we have to write it before the object. So what will be the answer? I saw a blind man. I saw a blind man. Example number 6. She swept the room, full stop, she lay down to take rest. She swept the room, she lay down to take rest. So what is the S1? She. What is S2? She. S1 and S2 are equal. So आप इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। बशर्ते बेटा उसमें वॉज या वर ना आया हो। क्यों? मैंने आपको बताया था कि वॉज या वर के साथ अगर V1 मिल रहा है तो वी कैन सॉल्व इट ओनली बाय प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड इफ वी आर फाइंडिंग वॉज वर विथ V3, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हमें जो है वॉज वर मिल रहा है तो इट कैन बी सॉल्व ओनली बाय परफेक्ट पार्टिसिपल। तो केवल परफेक्ट पार्टिसिपल से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स सी, क्या इसमें वॉज या वर जैसे हेल्पिंग वर्ब्स है? नहीं है। तो इट कैन बी सॉल्व बाय बोथ, दोनों से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसे हम जो है परफेक्ट पार्टिसिपल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमने इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से सॉल्व करने की कोशिश की बेटा तो क्या होगा? शी स्वेप्ट द रूम, उसने रूम को स्वीप किया। शी ले डाउन टू टेक रेस्ट, वो आराम करने के लिए लेट गई। रूम की स्वीपिंग करना है रीजन।
और आराम करने के लिए लेटना है उसका बेटा रिजल्ट। तो बोथ सेंटेंसेस आर रिलेटेड विद रीजन एंड रिजल्ट। जो टुकड़ा बता रहा हो रीजन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बेटा V1 में ing इंक्लूड करके लिखना शुरू कीजिए। स्वीपिंग द रूम, S1 S2 दोनों प्रोनाउन ही है, तो आप S1 को लीव कर दीजिए। स्वीपिंग द रूम कॉमा शी ले डाउन टू टेक रेस्ट, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से सॉल्व हो गया। और व्हाट इज द मेथड ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल? परफेक्ट पार्टिसिपल ये कहता है कि द सेकंड वर्क स्टार्ट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट वर्क। तो पहले तो रूम की स्वीपिंग हुई थी, उसके बाद वो आराम करने के लिए दी थी। तो जो काम बेटा पहले हो रहा हो, अगर वॉज या वर्ब नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले आप लिख कीजिए क्या, हैविंग। हैविंग थर्ड फॉर्म बेटा स्वेप्ट, हैविंग स्वेप्ट द रूम कॉमा शी ले डाउन टू टेक रेस्ट। ठीक है बेटा, क्लियर? तो दिस वाज द मेथड ऑफ यूजिंग पार्टिसिपल फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ सिंपल सेंटेंस। लेट्स सी द सेकंड मेथड, and the name of second method is use of infinitive. What is the name of second method? The name of second method is use of infinitive. What is difference between use of participle and use of infinitive? इन दोनों मेथड से बेटा डिफरेंस क्या है, कैसे हम ये क्लैरिफाई करेंगे कि हमें जो है पार्टिसिपल यूज करना है या इंफिनिटिव को यूज करना है? तो आप एक बात ये अपने ध्यान में रखिएगा बेटा कि इन पार्टिसिपल S1 एंड S2 आर इक्वल। पार्टिसिपल में S1 और S2 क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इन इन्फिनिटिव टू में भी S1 और S2 आपस में इक्वल होते हैं बेटा। तो डिफरेंस कहां पर है? डिफरेंस ये है कि इन पार्टिसिपल S1 एंड S2 आर रिलेटेड विद रीजन एंड रिजल्ट, while in use of infinitive both sentences are related with condition and duty or responsibility। यानी यूज ऑफ इंफिनिटिव में एक टुकड़ा जो है बेटा वो बताएगा उसकी कंडीशन को, जो उसकी स्थिति है, और दूसरा टुकड़ा बताएगा उसके क्या, उसकी ड्यूटी को बता सकता है, जो उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, एथिकल ऑब्लिगेशन जिसे कहते हैं बेटा, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है। और ज्यादातर यूज ऑफ इंफिनिटिव में हमें क्लैरिफाई हो भी जाता है क्योंकि दूसरे टुकड़े में हमें पहले से ही जो है प्रीपोजिशन के रूप में टू मिलेगा। ऑब्जेक्ट एम गोल जैसे जो है शब्द मिलते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। आई हैड नो मनी, फुल स्टॉप, आई कुड नॉट गिव अवे। नेक्स्ट, he has 3 sons, he has to educate them. He has 3 sons, full stop, he has to educate them. एक और देख लेते हैं बेटा, he is very weak, he cannot run. He is very weak, full stop, he cannot run. Let's see बेटा, आइए देखते हैं इन तीनों एग्जाम्पल को, और इन तीनों एग्जाम्पल को हम किससे सॉल्व करेंगे बेटा? यूज ऑफ इन्फिनिटिव टू। आइए देखते हैं। आई हैड नो मनी, आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं था। आई कुड नॉट गिव अवे, मैं पैसा दे नहीं सका। आप कहेंगे सर देखिए S1 है I, S2 है I, इट मीन्स S1 एंड S2 आर इक्वल। S1 और S2 दोनों इक्वल हैं, तो हम इसे फिर पार्टिसिपल से क्यों सॉल्व नहीं कर सकते? वेयर इज द इश्यू? प्रॉब्लम कहां है? तो प्रॉब्लम है बेटा कि इन पार्टिसिपल S1 एंड S2 इट मीन्स बोथ पार्ट्स वर रिलेटेड विद रीजन एंड रिजल्ट, कारण और परिणाम से जुड़े हुए थे। यहाँ पर बेटा कंडीशन और ऑब्जेक्ट से अटैच होंगे, कंडीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी से अटैच होंगे, कंडीशन और एथिकल ड्यूटी से या एथिकल ऑब्लिगेशन से अटैच होंगे। आइए देखिए बेटा, आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं था। अब ये सेंटेंस जो है बेटा ये उसकी कंडीशन को बता रहा है कि उसके पास पैसा नहीं था, बट हिज इंटेंशन वाज टू गिव द मनी, उद्देश्य उसका था पैसा देना, बट ड्यू टू द लैक ऑफ मनी, पैसा न होने की वजह से ही वाज अनेबल टू पे, वो दे नहीं सका। तो अब करना क्या है? जो टुकड़ा बेटा कंडीशन को बताए सबसे पहले आप उसे लिखिए, I had no money।
यूज कीजिए बेटा टू। अभी मैंने इसको इन्फिनिटिव नहीं बोला, क्यों नहीं बोला आइए देखते हैं। तुरंत ही आपने यहां पर क्या किया बेटा, प्रीपोजिशन टू यूज किया, और जहां से वर्ब स्टार्ट हो रही हो वहां से उस सेंटेंस को आप अटैच कीजिए। अब इस टू को हम इन्फिनिटिव टू कहेंगे बेटा, क्यों? V1 से पहले अगर प्रीपोजिशन टू को हम ऐड करते हैं तो उस टू को हम प्रीपोजिशन ना कहकर क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव। और यहां देखिए बेटा, V1 से पहले अगर हमने टू को अटैच किया तो अब इसका नाम हो गया इन्फिनिटिव टू। ठीक है, जो टुकड़ा कंडीशन बताएगा आप उसे सबसे पहले लिखेंगे, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी और एथिकल ऑब्लिगेशन। जो भी बाद में उसका उद्देश्य हो, उसकी नैतिक जिम्मेदारी हो, जो उसका कर्तव्य हो, बाद में उसको आपको लिखना है। So students, after use of participle and use of infinitive, the third method is nominative absolute. And why we call it nominative absolute बेटा? तो nominative absolute sentence में उस subject को कहा जाता है जिसकी condition एकदम free हो, one who is playing the role of absoluteness, जो अपने आप में एकदम free हो क्योंकि उस पर किसी का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो nominative absolute को सॉर्ट आउट करने के बेटा जो रूल्स हैं, उससे पहले आप ये देख रहे होंगे कि S1 इज नॉट इक्वल टू S2 एंड दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के मेथड में जो S1 है वो S2 के जो है इक्वल नहीं होगा, और इसमें तीन तरह के क्राइटेरिया आपको मिलेंगे। दोनों टुकड़े बेटा रीजन और रिजल्ट से अटैच होंगे, एंड इफ वी आर नॉट फाइंडिंग द हेल्पिंग वर्ब लाइक वॉज और वर, तो आफ्टर राइटिंग द सब्जेक्ट ऑफ रीजन हमें करना क्या है, अगर दोनों टुकड़े आपस में रीजन और रिजल्ट से अटैच है तो पहले हम ये फाइंड आउट कर लें कि कौन सा टुकड़ा रीजन बता रहा है। जैसे द वेदर वॉज स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट, यानी मौसम तूफानी था, उड़ान में देरी हुई। तो मौसम का तूफानी होना अगर कारण था बेटा, और ये टुकड़ा अगर रीजन बता रहा है, तो ये हो गया आपका S1, और S2 आपका बेटा क्या है, द प्लेन। मौसम का तूफानी होना अगर कारण है तो उस सब्जेक्ट को आप लिखने के बाद अगर वॉज या वर नहीं मिल रहा है तो हैविंग को यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमें यहां लगाना है। लेकिन अगर वॉज या वर मिल रहा है तो वॉज या वर के बाद देख लीजिएगा कि अगर V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो आप वॉज या वर को बीइंग में चेंज करेंगे, और फिर आगे हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है। जैसे द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट। दूसरा देखिए बेटा, द टीचर इंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट स्टूड अप, यानी टीचर ने कमरे में प्रवेश किया और बच्चे खड़े हो गए। तो टीचर का कमरे में इंटर करना दैट इज द रीजन, और बच्चों का खड़ा होना क्या है बेटा, दैट इज द रिजल्ट। तो जो टुकड़ा अगर रीजन बता रहा है तो आप उसके सब्जेक्ट को यहाँ नोट करने के बाद यूज क्या कीजिए, हैविंग, और हैविंग को यूज करने के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, द टीचर हैविंग इंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट स्टूड अप। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, द लीडर वॉज स्लेन, ध्यान से देखिएगा बेटा इसे क्योंकि ये थर्ड फॉर्म में है। द लीडर वॉज स्लेन, लीडर की हत्या कर दी गई, ध्यान से सुनिएगा। द लीडर वॉज स्लेन इट मींस लीडर की हत्या कर दी गई, इट मींस द वर्क इज डन बाय सम अदर पर्सन, काम कोई दूसरा कर रहा है। एंड इफ द वर्क इज डन बाय सम अदर पर्सन, तो इन अदर वर्ड्स द सब्जेक्ट इज फेसिंग द रिजल्ट ऑफ एनी वर्क। और ध्यान से बेटा बात सुनना, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी वर्क के रिजल्ट को फेस कर रहा हो तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं, है ना। और पैसिव वॉइस में हमेशा V3 यूज की जाती है। इट मींस दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आप इसे फर्स्ट फॉर्म ना समझ लीजिएगा। अब प्लेन हत्या करना था बेटा रीजन, और फॉलोवर्स का डर से भागना था क्या, उसका रिजल्ट। तो अगर रीजन रिजल्ट से ये अटैच है तो जो टुकड़ा रीजन बता रहा हो, देखिए क्या उसमें वॉज वर्ब मिल रहा है, जी बिल्कुल मिल रहा है। वॉज वर्ब के बाद क्या V3 यूज किया गया है, जी हाँ यूज किया गया है। तो वी हैव टू चेंज वॉज और वर इन हैविंग बीन। तो होगा क्या बेटा आंसर, द लीडर हैविंग बीन स्लेन कॉमा द फॉलोवर्स रन अवे इन फियर। नेक्स्ट बेटा, द लेटर वॉज रिटेन, ही पोस्टेड इट एट वंस, लेटर का लिखा जाना था रीजन और उसे पोस्ट करना था उसका रिजल्ट। जो टुकड़ा कारण बताया उसके सब्जेक्ट को लिखिए बेटा। वॉज आया है, या तो ये बीइंग में चेंज होगा या हैविंग बीन में चेंज होगा। क्या वॉज और वर्क के बाद हमें V3 मिल रहा है बेटा, बिल्कुल मिल रहा है। तो अगर मिल रहा है तो वॉज को किसमें कन्वर्ट करेंगे, करेक्ट, हैविंग बीन में। तो द लेटर हैविंग बीन रिटेन कॉमा ही पोस्टेड इट एट वंस। लास्ट एग्जाम्पल बेटा, द सन सेट, सूर्य अस्त हो गया। द स्टार्स केम अप इन द स्काई, आकाश में तारे निकल आए। सूर्य का अस्त होना है कारण,
सेटिंग ऑफ द सन इज रीजन एंड कमिंग ऑफ इन द स्काई स्टार, वो क्या है बेटा, उसका रिजल्ट है। जो टुकड़ा कारण बताया, सब्जेक्ट को आप मेंशन कीजिए, मेंशन करने के बाद हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म, और सेट की बेटा तीनों फॉर्म वही होती है, द सन हैविंग सेट कॉमा द स्टार केम अप इन द स्काई। So we have thought out the 3 methods, 3 methods को हमने पढ़ लिया है, and in next part we shall learn the rest method of combination of 2 or more simple sentences in a simple sentence. Till then, goodbye, have a nice day.